हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आवर। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है संविधान की रचना, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि संविधान क्या है, उसके बाद हम जानेंगे संविधान के कार्य क्या क्या है। बट आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि संविधान है क्या, क्योंकि संविधान को समझने से पहले हमें संविधान को जानना बहुत जरूरी है। उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, बहुत सारी बातें हम आज अच्छे तरीके से संविधान को जानेंगे, ताकि कभी भी कोई हमसे अगर ये सवाल पूछता है कि संविधान है क्या, तो हम उसको बहुत अच्छे से आंसर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पहले सवाल से कि संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर किसी से सवाल किया गया तो कई लोग कहते हैं कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो सवाल ये उठता है कि क्या संविधान लिखित ही है? अगर हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस क्वेश्चन को पूछा जाए कि संविधान क्या है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, संविधान एक लिखित दस्तावेज है। बट बहुत से देश ऐसे हैं जिसका संविधान लिखित रूप में है ही नहीं, वहां पे संविधान तो है पर लिखा हुआ नहीं है। जैसे ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, पूरी तरीके से अलिखित संविधान है। तो सवाल ये उठता है कि संविधान को हम लिखित दस्तावेज कैसे कह सकते हैं? हमसे तो सिर्फ संविधान पूछा गया, ये तो नहीं पूछा गया कि भारतीय संविधान क्या है। अगर भारतीय संविधान पूछा जाता तो हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में आंसर देते, पर हमसे तो पूछा गया संविधान क्या है। तो संविधान का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया के, हमें इस तरीके से रेफरेंस देना है कि जो पूरी दुनिया के संविधान को कैप्चर करता हो, यानी कि हर संविधान पे फिट बैठता हो। तो अगर हम पूरी दुनिया के संविधान को देखें तो कुछ देश का संविधान लिखा हुआ है, कुछ देश का संविधान लिखा हुआ ही नहीं। तो हम कह सकते हैं ना कि संविधान एक लिखित तथा अलिखित दस्तावेज है। सब पे फिट बैठ गया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में भी, और ना जाने जो भी देश जिनका संविधान लिखा हुआ नहीं है, जिनका संविधान नहीं लिखा हुआ, उन सबके कॉन्टेक्स्ट में फिट बैठ जाता है। तो संविधान क्या है? संविधान एक लिखित तथा अलिखित दस्तावेज है। इतने से काम नहीं चलेगा, तो इसमें हम कुछ लाइन और जोड़ते हैं। संविधान का हम थोड़ा सा कार्य भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। संविधान करता क्या है? बेसिकली शासक कौन? जो शासन करते हैं। और शासित कौन? जिन पर शासन होता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान शासक और शासित दोनों के अधिकार, यानी उनके क्या क्या उनके राइट्स हैं, उनके कर्तव्य यानी उनकी ड्यूटीज क्या क्या है, और साथ ही उनके पावर्स यानी कि शक्तियां क्या क्या है, ये भी बताता है, ताकि किसी भी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे। तो हम कह सकते हैं ना कि संविधान शासक तथा शासित दोनों के मध्य के अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन करता है। हो गया आपका डेफिनेशन क्लियर? संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसका उपयोग हम किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए करते हैं। तो संविधान क्या होता है? बिना संविधान के किसी भी देश की शासन व्यवस्था सही से चल ही नहीं सकती। बिना नियम के कोई काम हो ही नहीं सकता। एक नियम बहुत जरूरी है। आप सीधा सा इमेजिन करिए कि रोड पर जब आप जाते हो तो आप देखते हो रेड लाइट लगा हुआ है, रेड लाइट है, येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है। जहां पर भी लगा हुआ वहां पे हम थोड़ी देर के लिए उस लाइट को हटा देते हैं, तो क्या होगा? सभी लोग अपना जल्दी में निकलने की कोशिश करेंगे, और हर कोई जब जल्दबाजी में निकलने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर किसी के पास टाइम की शॉर्टेज है, और नतीजा क्या होगा? कोई नियम ना होने के कारण पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा। और अगर यही लोग अगर नियम से चलते हैं तो बहुत सारी गाड़ियां निकल जाती है और कोई ट्रैफिक भी जाम नहीं होता। लेकिन अगर बिना नियम का काम करते हैं तो ट्रैफिक भी जाम हो जाता है और गाड़ियां भी नहीं निकल पा रही है। तो भैया फायदा तो इसी में है ना कि हम एक नियम के साथ चलें। तो नियम बेसिकली आपके और हमारे सभी के सहूलियत के लिए होता है। तो संविधान क्या करता है? संविधान ऐसे ही नियमों का निर्माण करता है जो आपकी सहूलियत के लिए है, जहां पे कोई किसी का फायदा ना उठा पाए, और जो योग्य है, जो जिस चीज को डिजर्व करता है, उसको वो चीज मिल जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं ना कि संविधान एक लिखित तथा अलिखित दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है, यानी कि शासन व्यवस्था देश का सही तरीके से पूरे सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलता रहे, इसलिए संविधान हमें जरूरी है। और साथ ही क्या करता है? शासक और शासित दोनों के अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का व्याख्या करता है। ऐसा क्यों? अगर मान लीजिए आपका अधिकार आपको ना बताया जाए तो कोई भी व्यक्ति आकर के आपका अधिकार मार लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी सामान के साथ कोई चीज, मान लीजिए कि च्यवनप्राश के डब्बे के साथ कई बार काफी चीजें मुफ्त आती है कि आप च्यवनप्राश खरीदिए 1 किलो, साथ में ये मुफ्त है, या कोको कोला के साथ एक ग्लास बॉटल मुफ्त आ रहा है।
ठीक है। अब आपको पता नहीं, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो दुकानदार भी आपको नहीं देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि आपको नहीं पता, आप मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। और आप मांगोगे भी तब ना जब आपको आपका अधिकार पता होगा। अगर आपको आपका अधिकार पता ही नहीं है तो आप मांगोगे भी नहीं। कंपनी क्या करती है, इसलिए लिख देती है उसके ऊपर कि भाई जो पढ़ा लिखा है वो समझ ले। आपको पता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पर ना जाने कितने स्कीम आती है, लेकिन उस पर लिखा हुआ ना होने के कारण दुकानदार आपका वो प्रोडक्ट का वो जो साथ में स्कीम आ रहा है उसको रख लेता है। लेकिन साथ ही कई प्रोडक्ट पे जब लिखा हुआ आता है तो दुकानदार को देना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर डिमांड करते हैं। लेकिन उसमें भी कई बार वो लाभ उठा लेते हैं, क्योंकि कस्टमर को पता ही नहीं होता, वो पूछते नहीं, मांगते नहीं तो देते भी नहीं। तो ये चीज बहुत जरूरी है, आपके अधिकारों को बताना। अगर नहीं बताया जाएगा तो आपका अधिकार कोई भी छीन लेगा। तो संविधान ये सबसे पहले व्याख्या करता है कि भैया आपका अधिकार ये है, ले लेना। साथ ही संविधान आपकी ड्यूटीज को बताता है। अगर आपके ड्यूटीज को ना बताया जाए तो आप आपका भी काम करो ही ना। क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं कोई भी सवाल क्वेश्चन पूछूं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे का मुंह देखना स्टार्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सर ने मेरे से तो पूछा ही नहीं, किसी और से पूछा है, वो एक दूसरे पर टालेंगे। अगर यही काम मैं नाम लेकर के बोलूं कि हाँ राहुल आप बताइए, रोहित आप बताइए, तो क्या होगा, उसको वो आंसर देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नाम ना लूं तो इस चीज का फायदा उठा लेते हैं। तो किसी के भी ड्यूटीज को, कार्यों को एक्सप्लेन करना, उसको बताना बहुत जरूरी है। अगर नहीं बताया जाएगा तो मौके का फायदा उठा लेगा। तो संविधान में इस चीज का भी क्लेरिफाई कर दिया जाता है कि भाई आपका काम क्या है, ठीक है। और साथ ही आपके पावर्स को भी बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पावर्स को नहीं बताया जाएगा तो आपका हक कोई भी मार लेगा, ठीक है। तो आपके पावर्स का भी संविधान क्या करता है, व्याख्या करता है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान एक लिखित तथा अलिखित दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसमें शासक और शासित दोनों के अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनके अधिकार, कर्तव्य और शक्तियों का वर्णन होता है। साथ ही जनता के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके आप अपने आंसर को लिख सकते हैं जो आपके संविधान को पूरी तरीके से डिफाइन करते हैं। आइए देखते हैं कि टेक्निकली क्या क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया संविधान नियमों एवं कानूनों का। तो संविधान क्या है, नियमों एवं कानूनों का एक लिखित एवं अलिखित समूह है जिसका उपयोग किसी भी राज्य के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। तो संविधान क्या करता है, राज्य के शासन व्यवस्था को सही तरीके से चले, कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से ना भागे, हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, हर व्यक्ति का अधिकार यानी उसका हक सही समय पे सही स्थान पे उसको मिल जाए, उसके साथ अन्याय ना हो। इस चीज की जिम्मेदारी कौन लेता है, संविधान। और ये सारा चीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है ताकि कोई पलटे ना। जैसे कई बार भी आप लोग जब शर्त लगाते हो आप कहते हो ना भाई लिख के दे, आप ये कहते हो ना कि लिख के दो, आप ओरल पे बिलीव नहीं करते हो। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि लिखित को आप भी चेंज नहीं कर सकते, ना ही वो चेंज कर सकता है, वो एक फिक्स एविडेंस है। तो इसी तरीके से संविधान भी हमारे देश का क्या किया गया, लिख दिया गया। तो संविधान को हम क्या कह सकते हैं, संविधान नियमों एवं कानूनों का लिखित तथा अलिखित दस्तावेज है जिसका उपयोग किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया जाता है। ये सरकार एवं नागरिकों के मध्य यानी कि सरकार, गवर्नमेंट और सिटीजन्स दोनों के संबंधों यानी दोनों के क्या रिलेशन होंगे, सरकार का जनता से क्या रिलेशन है, जनता का सरकार से क्या रिलेशन है, जनता सरकार से क्या मांगेगी, सरकार को जनता को क्या देना है, सब कुछ लिख दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, कोई किसी का हक नहीं मार सकता। साथ ही दोनों के संबंधों, दोनों के अधिकारों, दोनों के कर्तव्य दोनों के संबंधों, दोनों के अधिकारों, दोनों के कर्तव्यों एवं दोनों की शक्तियों की व्याख्या करता है। एकदम डिटेल में सब कुछ बता देता है, सब कुछ क्लियरली लिख दिया गया है ताकि कोई किसी के साथ किसी का हक नहीं मार सकता। इसी को इंग्लिश में देखते हैं क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉलेक्शन ऑफ रिटन और unwritten document which is used a constitution is a collection of written or unwritten document which is used to govern the state and other organization। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कलेक्शन है एक रिटन और अनरिटन डॉक्यूमेंट्स का। क्या है, कलेक्शन है, ठीक है, अनरिटन डॉक्यूमेंट्स और रूल्स, पूरे रूल्स इसके अंदर लिखे गए, गवर्नमेंट, द स्टेट एंड अदर रिकॉग्नाइजेशंस। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन पावर, राइट्स एंड रिलेशंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये कलेक्शंस है रूल्स का, हाँ ये कलेक्शन है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का। यहाँ पे रूल्स मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, कलेक्शन है रूल्स और रेगुलेशंस का, और ये एक डॉक्यूमेंट है
जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर गवर्नमेंट को रन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन पावर, ये साथ ही आपकी पावर को डिफाइन करता है, राइट्स को डिफाइन करता है, एंड रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजंस। तो सरकार और नागरिक के, जो मैंने भी हिंदी में बताया था सेम वही चीज है, सरकार और नागरिकों के, सिटीजंस के और गवर्नमेंट के क्या रिलेशंस है इसको बताता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इट इज आल्सो अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर द क्लेरिफिकेशन, ताकि किसी भी किस्म का कंफ्यूजन ना हो, और सरकार की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन करता है। ठीक है, साथ ही आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने भी इसको लेकर के डेफिनेशन दिया है। तो अगर आप अपना देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ा वो डेफिनेशन जब आप लिखोगे एग्जाम में तो वो आपका अपना डेफिनेशन कहलाएगा। ठीक है, कि आपने ये लिखा, पर अपनी बात को साबित करने के लिए किसी महान इंसान की बात को तो लगाना पड़ेगा ना। जैसे कि कई बार आपके स्कोर खराब आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग कहते हो कि अरे ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त के भी खराब नंबर आया, पेपर ही टफ आया था, उसके भी खराब। तो आप क्या करते हो, एक दोस्त का एग्जाम्पल दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? ताकि आपकी बात का वजन बढ़ जाए कि भाई क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का था, उसके भी तोते उड़ गए एग्जाम देते वक्त, तो क्वेश्चन बहुत टफ आया था, तो मेरी क्या हालत होगी। तो इसी तरीके से जब हमने जो आंसर लिखा वो आंसर तो ठीक है, सटीक है, पर हमें किसी फेमस थिंकर का आंसर को भी लेना पड़ेगा, डेफिनेशन को भी लेना पड़ेगा, ताकि हमारा आंसर और वजनदार हो जाए। तो यहाँ पर दो हैं डाइसी। ठीक है, विभिन्न विद्वानों ने संविधान की अलग अलग परिभाषा दी है। तो डाइसी ने क्या किया? डाइसी ने कहा संविधान उन राज नियमों को कहते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राज्य के सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे राज नियम है। राज नियम यानी कि राजकीय कार्यों के लिए या राजकीय लोगों द्वारा बनाया गया एक नियम है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ये बताता है कि शक्ति किसके पास होगा और शक्ति का सही मायने में इस्तेमाल करने का कौन हकदार है। ये कौन कहते हैं? डाइसी कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑल रूल्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट्स द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर इन द स्टेट। आगे बढ़ते हैं। गिलक्राइस्ट ने क्या कहा है? संविधान उन लिखित अथवा अलिखित नियमों तथा कानूनों को कहते हैं जिसमें सरकार के संगठन, उसके विभिन्न अंगों की शक्तियों के वितरण तथा उन सामान्य सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो ये क्या बता रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई संविधान में उन सारे नियमों को लिख दिया जाता है जिसके आधार पर कोई देश चलाया जाता है। जिस देश को चलाने के लिए जो बेस चाहिए, जिसके आधार पर पूरा देश चलेगा, उसके लिए जो भी नियम चाहिए, उस देश को चलाने के लिए जिस व्यक्ति को जो पावर चाहिए, जो राइट्स चाहिए, जो ड्यूटीज है, वो सब चीज संविधान में बता दिया जाता है ताकि देश आसानी से चल सके, कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इसी चीज को इंग्लिश में लिखा गया, द बॉडी ऑफ रूल्स और लॉ रिटन और अनरिटन विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ government, the distributions of power to the various organs, the government and the general principles on which their power are to be exercised। तो ये चीज क्या है कि सरकार के जो भी कार्य है उनको क्लियर करता है। यानी कि हम सारे डेफिनेशन में क्या देख रहे हैं कि सरकार के काम को बताया जा रहा है, देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। अगर देखिए न्याय को भी डिफाइन करते हुए ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करता है और एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाता है तो देश बहुत अच्छे से चलेगा। ठीक है, तो सेम चीज संविधान भी यही कर रहा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाए। आगे बढ़ते हैं कि ये तो आपके थ्योरिकल पॉइंट है। अब थोड़ा सा इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। देखिए हमारा जो परिवार है, हमारे फैमिली में भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हमारे घर पे जैसे जेंट्स, हमारे पेरेंट्स हैं, पापा, उनका काम क्या है? बाहर जाना, जॉब करना और इनकम का कुछ पैसा लेकर के आना जिससे कि घर के खर्च चल सके। मम्मी का काम क्या है? मम्मी का काम है कि भाई घर के काम को देखना, खाना बनाना, आप लोगों की देखभाल करना, और आपका काम है थोड़ा बड़ा बाहर का काम कर लेना। तो सब लोग अपना अपना काम को कर रहे हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, घर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इमेजिन करिए क्या हो अगर हर कोई अपने काम से विमुख हो जाए। पापा कहें कि भाई मेरे को सबके लिए काम करने की क्या जरूरत है, मैं अपना कमाऊंगा, अपना खाऊंगा, मैं बाहर होटल में खा सकता हूँ। मम्मी कहे कि भाई मैं सबके लिए खाना क्यों बनाऊं, मेरा काम तो चल रहा है, मैं अपने बार खाना बनाऊंगी, काम चल जाएगा। और आप कहो कि मैं सबके लिए क्यों करूं। तो हर कोई एक दूसरे के लिए नहीं करेगा तो घर की स्थिति कैसे हो जाएगी? सोचिए, घर की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। यही एक नियम ही है जो आपके घर को जोड़ के रखा हुआ। घर पे सब चीज सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है, सबका काम बटा हुआ है। लेकिन अगर नियम ना हो तो सारा काम हर व्यक्ति को वही काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पापा अगर नियम हटा दिया तो आपके पापा को ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा, साथ में घर का काम भी करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा।
लेकिन अभी क्या था कि मम्मी कर रही थी, पापा ऑफिस का काम कर रहे थे, आप बाहर का काम करते, बटा हुआ था। लेकिन अब हर किसी को वो तीनों काम करना पड़ेगा, पापा को ऑफिस का काम भी करना पड़ेगा, घर का काम भी, बाहर का भी काम भी। क्योंकि मम्मी को घर का खाना बनाना तो भाई पैसा तो चाहिए होगा, बाहर ऑफिस जाके भी काम करना पड़ेगा। तो यानी मेहनत क्या हो जाता है, बढ़ जा रहा है, घर की स्थिति बिगड़ गई है, तो बहुत ज्यादा बेकार हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक बेसिक नियम होना चाहिए ताकि सभी तरीके से चलता रहे। तो घर और परिवार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए एक बेसिक नियम होता है, और वो नियम क्या कहीं पे लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। यानी कि मान लीजिए कोई गेस्ट आता है, उनके पैर छूने हैं, उनको रिस्पेक्ट देना है, सारा नियम कहीं लिखा हुआ है? कब किस तरीके से बिहेवियर करना है, किसको अंकल नमस्ते करना है, ये सारा चीज नहीं लिखा हुआ, लेकिन फिर भी आप लोग सही तरीके से उसको फॉलो करते हो। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या है, परंपराएं हैं, परिपाटियां हैं जो चलती आ रही है। ठीक है, हमारे समाज के नियम है, हर फैमिली में यही होता है कि एक व्यक्ति काम करता है, बाकी लोग चलाते हैं। किसी किसी फैमिली में दोनों लोग काम करते हैं। तो बेसिकली घर का एक बेसिक नियम है जो हर घर में है, और आप भी उस रूल्स को फॉलो करते हो, लेकिन वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन का संविधान भी परंपराओं पर चलता है, लिखा हुआ नहीं है। कई बार बच्चों के मन में सवाल आता है कि भाई बिना लिखा हुआ संविधान कैसे हो सकता है, और लोग कैसे याद रखेंगे? तो यही होता है, जैसे आपके घर पे भी है, एग्जाम्पल आपके सामने है। तो परिवार भी क्या है, एक नियम से सही चलता है। तो परिवार क्या एक सामाजिक समूह, कई परिवारों को मिलाकर के समाज बनता है, और कई समाज को मिलाकर के राज्य बनता है, उन राज्यों को मिलाकर के आपका देश बनता है। तो इसी तरीके से देश में जब परिवार में 5 लोगों के लिए भी एक नियम की आवश्यकता है, तो देश में इतने सारे लोग हैं, इनके बीच भी तो नियम होना चाहिए ना। हर व्यक्ति अलग अलग टाइप का है, कोई ताकतवर है, कोई कमजोर है, सभी लोग मिलजुल करके रहें, सभी लोग अपना कार्य करें, इसी से पूरा देश चलेगा। क्योंकि हर किसी का काम बटा हुआ है, और ये तभी चल सकता है, एक बेहतर नियम होगा तब। अगर किसी के साथ भी पार्शलिटी होगी तो अपने काम को ईमानदारी से वो नहीं करेगा। तो आइए हम जानते हैं कि पहले जब संविधान नहीं था तो देश के हालात कैसे थे। ठीक है, तो मनुष्य एक परिवार के रूप में समूह यानी संगठन बना के रखता है, और हर परिवार के अलग अलग कुछ नियम होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हर परिवार का अलग नियम होता है। आप अपनी फैमिली देखिए, अपने फ्रेंड की फैमिली देखिए, और किसी और फ्रेंड की फैमिली देखिए, कंपेयर कर लीजिए। क्या सबके परिवार के नियम सेम है? क्या नहीं होगा, सबके परिवार के कुछ अलग अलग नियम होंगे। इसी तरीके से हर देश का भी नियम अलग होता है। तो जैसा देश वैसा देश, इसी तरीके से हर परिवार का अपना अलग अलग रूल्स होता है। तो हर परिवार का अपना अलग अलग नियम होता है। अगर नियम ना हो तो उस परिवार की आंतरिक स्थिति बिगड़ जाएगी, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और उनमें झगड़ा उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो जाएगी। राज्य भी एक राजनीतिक संगठन होता है जिसमें सरकार के स्वरूप, नागरिक के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, उच्च अधिकारियों के अधिकार और उनके कर्तव्य, जनता तथा राज्य के संबंध होता है। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से आपके परिवार में आपके पापा का काम, आपकी मम्मी का काम, आपके भाई बहनों का काम डिफाइन है कि यही काम करना है। जैसे देखिए, जिस घर में 2 लड़कियां होती हैं वहां पे पेरेंट्स क्या करते हैं कि भाई दोनों का काम बांट देते हैं ताकि घर में झगड़ा ना हो। एक दिन का एक करेगी, दूसरे दिन का दूसरा, या फिर सुबह शाम का काम डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, इंडियन फैमिलीज में तो ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है कि अगर पूरे देश को चलाना तो बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होगी, और हर व्यक्ति का काम और ड्यूटी बांट दिया जाता है ताकि हर कोई अपना काम सही तरीके से करे। किसका किसका काम? जैसे राज्य भी एक राजनीतिक संगठन होता है जिसमें सरकार के स्वरूप, यानी स्वरूप क्या होता है, सरकार का नेचर। ठीक है, इसके अलावा नागरिक के मौलिक अधिकार यानी आपके बेसिक राइट्स क्या है, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। वैसे तो आपके सिलेबस से हट गया है, पर मैं पढ़ाऊंगा। मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, आपके ड्यूटीज क्या है, आपके अधिकार क्या है, उच्च अधिकारी जितने भी उनको क्या क्या काम करना है, उनके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, जनता के साथ आप सरकार का क्या संबंध है, जनता के क्या अधिकार है, जनता के क्या कर्तव्य, सब चीज लिख दिया जाता ताकि किसी भी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई किसी का हाथ ना मारे भाई, और देश सही तरीके से चले। जहां अन्याय होगा वहां पे देश चल ही नहीं सकता। देश को चलाने के लिए न्याय बहुत जरूरी है। ठीक है, तो प्राचीन काल में जब संविधान का अभाव था, यानी प्राचीन काल में अगर एंशिएंट टाइम में हम देखें तो उस वक्त संविधान नहीं था, उस वक्त राजा ही सब कुछ था, संविधान का अभाव था, तो कुछ इस प्रकार के नियम एवं कानून थे जिसमें हाथ के बदले हाथ और जान के बदले जान ली जाती थी। ठीक है, तो अब ये देखिए, प्राचीन काल में अगर संविधान नहीं था, कोई नियम नहीं था, तो अगर किसी का गलती से, किसी की वजह से किसी का हाथ कट गया तो बदले में उसका भी हाथ काट दो। इसी की वजह से किसी का आंख फूट गया तो भाई उसका भी आंख फोड़ो। किसी का जान चलेगा तो उसका भी जान ले दो। तो हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, क्या ये न्याय है? अगर मान लीजिए बेसिकली किसी एक व्यक्ति के हाथों, किसी एक व्यक्ति के ऐसे फैमिली मेंबर का हत्या हो जाए, जो फैमिली मेंबर बाय एक्सीडेंट किसी भी तरीके से उसका हत्या हो जाता है उसके हाथों, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति था जो पूरे घर का खर्च संभालता था, उसके घर का कमाने वाला वही एक व्यक्ति था। अब बताइए कि बदले में उस व्यक्ति ने, जिसने उसका हत्या किया, उसका भी जान ले ले तो न्याय होगा, या उस व्यक्ति को कहा जाए कि भाई तू उस फैमिली का खर्चा उठा, ठीक है, उस परिवार का पूरा आर्थिक खर्च को आप उठाइए, तो न्याय होगा? आप खुद सोचिए। तो जान के बदले जान, ये तो सही नहीं है। और प्राचीन काल में क्या होता था, राजा जो होता था वही सर्वे सर्वा होता था, राजा जो कह दे वही न्याय है।
राजा अपनी आज्ञा के अनुसार शासन को चलाता था और राजा राज करता था और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, यानी कि राजा क्या था, पूरी तरीके से निरंकुश था। ये तो गलत है ना। अब राजा ही सर्वे सर्व है। अगर मान लीजिए राजा का किसी दिन मूड खराब है, मान लीजिए फाइनली वो अपनी वाइफ से लड़ करके आया और राजा का मूड खराब है, तो अगर कोई चोरी भी करके आता है तो उसको तो फांसी की सजा पे चढ़ा देगा, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी तो असर पड़ता है ना उसके फैसलों पर। तो फिर क्या होगा, क्या ये न्याय होगा? नहीं। किसी दिन राजा का मूड बहुत अच्छा है और उस दिन कोई बड़ा से बड़ा जुर्म करके भी आएगा तो उसका कहीं ना कहीं सजा देने में वो थोड़ा सा रियायत बरतेगा, क्योंकि आज उसका मूड अच्छा है। पर न्याय के सामने तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपने देखा होगा कि न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी बंधा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, कई बार लोग कहते हैं कि भाई कानून अंधा है इसलिए ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। न्याय की देवी की आंखों पे पट्टी इसलिए बंधा होता है ताकि वो न्याय करते वक्त अपना पराया ना देखे, न्याय का वजन देखे कि किसके हक में न्याय है और किसके हक में नहीं है, उसके अनुसार ही वो न्याय करे। उसके हाथ में जो तराजू होता है वो इस चीज को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी था कि एक नियमावली हो। संविधान को हम नियमावली भी कह सकते हैं क्योंकि सारे नियम उसके अंदर लिखे हुए हैं, और जिसके आधार पर किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सही तरीके से उस रूल्स को हर कोई फॉलो करे। आगे देखते हैं, वर्तमान काल में शासकों की शक्ति को मर्यादित करने तथा जनता के लिए मौलिक अधिकार देने का संविधान में वर्णन है। यानी देखो, आज के टाइम पे शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करे, इसलिए नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है। ये मौलिक अधिकार है क्या? ये मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिसको आपसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी नहीं छीन सकते। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के या फिर हाई कोर्ट में जाकर के गुहार लगा सकते हो। आर्टिकल 32 में इसका प्रोविजन है। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा डायरेक्ट हमें दिया गया है, और इन जो जैसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, इनको भी पावर संविधान द्वारा दिया गया। तो संविधान से ऊपर कोई नहीं, संविधान ने हमें भी मौलिक अधिकार दे रखा है, तो इक्वल पावर होता है देखा जाए तो, इसको वो भी नहीं छीन सकते। तो इसलिए संविधान मौलिक अधिकार वो अधिकार होता है जिसको हर सिचुएशन में नागरिकों को देने के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार में वर्णन किया जाता है। एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आया, बाद में उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो हमें मौलिक अधिकार दे दिया गया है जिसको सरकार भी नहीं उल्लंघन कर सकती है। तो ये हमारे लिए क्या है, इससे क्या सरकार की जो शक्तियां हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई जिससे हमारा मौलिक अधिकार गणन हो जाए, बाकी चीजें तो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कर पाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। जेलिनेक बहुत बड़े विद्वान हैं, इन्होंने संविधान की वैल्यू बताया। इन्होंने कहा कि बिना संविधान के राज्य का स्वरूप राज्य न रहकर अराजकता हो जाएगा। अ स्टेट विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन वुड नॉट बी अ स्टेट बट अ रिगिंग। देखिए, अराजकता एक शब्द है, इस वर्ड का मतलब, देखिए वर्ड्स अगर आपको पता हो ना तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है। ये भारी भरकम वर्ड है। तो अराजकता, अराजकता होता क्या है, इसको ऐसा समझिए। ये सपोज करिए कि हमारा देश है, अब यहां से मैंने कार्यपालिका निकाल दिया, विधायिका निकाल दिया, न्यायपालिका निकाल दिया, सरकार की सारी शक्तियां, यानी जो सरकार के जितने भी अंग हैं, पार्लियामेंट, ठीक है, पुलिस प्रशासन, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अधिकारी, जितने भी सरकारी अंग हैं और कर्मचारी हैं, सबको हटा दो। क्या बचा यहाँ पे? कुछ भी नहीं। देश की स्थिति कैसी होगी? कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई कानून नहीं है, जिसको मन आता है जैसे मर्जी वैसे रहो। ठीक है, जंगल राज हो जाएगा। जो ताकतवर होगा वही जीवित बच पाएगा, कमजोर बेचारे मारे जाएंगे। होगा ना ऐसा? तो ये क्या है, इसी सिचुएशन को हम अराजकतावादी कहते हैं। और जब इन्हीं चीजों को ऐड किया जाता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, सरकार, संसद, ठीक है, और पुलिस, इन सब चीजों को, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब चीजों को जब ऐड किया जाता है तभी ये राज्य बनता है। तो राज्य जो एक वर्ड है, ये अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है। अभी जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में हम देश के लिए ना राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार बच्चे टोक देते हैं कि सर आप देश के लिए देश क्यों नहीं बोल रहे, राज्य क्यों बोल रहे हो। तो ये चीज आप आगे ग्रेजुएशन में जाकर के धीरे धीरे समझोगे, आगे चल के राज्य पर एक आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ोगे और आगे जाओगे तो उस पर पूरा का पूरा बुक है। तो राज्य बहुत गहरा चीज है। राज्य के, अगर राज्य वर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो इसका मतलब क्या है कि हम पूरे सिस्टम की बात करें, सरकार की बात करें, सब चीज आ जाता है उसके अंदर। राज्य अपने आप में एकदम बहुत बड़ा शब्द है, इसको बहुत विस्तृत शब्द है, इसको डिफाइन करना या परिभाषित करना आसान नहीं है। और अगर मैंने इसे परिभाषित करना शुरू किया तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, तो उसको हम फिर कभी, अभी आपकी क्लास में इतना जानना नहीं है, बस आप इतना जानिए कि राज्य का मतलब क्या है। इन सब चीजों को ऐड कर दो तो ये राज्य के अंग कहलाते हैं, और ये नहीं है तो अराजकता हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर संविधान नहीं होगा तो राज्य क्या हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा, यानी क्या होगा, वहां की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। तो इसको संभालने के लिए संविधान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया, और
इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि संविधान के कार्य क्या है। ठीक है।